तो अच्छा, पर अब बताना मयूर, तो बेसिकली देखो, आज का ऑब्जेक्टिव ये परचेज में मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों करता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। कि अभी क्या है कि हम लोग सब ईआरपी एनवायरनमेंट में ऑडिट कर रहे हैं, ये सो हम्म। ईआरपी एनवायरनमेंट में ऑडिट कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि सिस्टम का कंट्रोल्स को तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अच्छे से दिखना कि कंट्रोल्स है या नहीं। आप आप परचेज का ऑडिट करने जा रहे हो, मतलब हम, और परचेज ऐसा है कि परचेज हमारा 60-70% कॉस्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो परचेज ही होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम्म। होता है। तो उसका हम्म। एश्योरेंस लेना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। एक मैंने वो रेवेन्यू लीकेज का कंसेप्ट दिखाया था जो लास्ट सेशन में करवाया था, कि उससे एक तो हम लोग रेशियो निकाल के चेक कर सकते हैं कि कंजम्पशन ठीक हो रहा है कि नहीं। बाद बाकी तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि मतलब कि कंट्रोल्स है कि नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होगा उतना ही मटेरियल जो परचेज हो रहा है वो सही है, मतलब सही सही अमाउंट में हो रहा है, उसमें कंट्रोल्स है। और दूसरा है, अब कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, वो एनालिसिस हमने रेवेन्यू लीकेज वाला सेशन में करवा दिया था कि कंजम्पशन को कैसे एनालिसिस। एक एक होता है कि परचेज ठीक ठाक प्राइस में हो रहा है, तो ठीक है, आज हम लोग वो सब के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। परचेज ठीक ठाक, परचेज के ऊपर जितना कंट्रोल्स लगना चाहिए वो हो रहा है ना। ज्यादा तो इन्वेंट्री परचेज नहीं हो जा रहा है, गलत प्राइस में तो नहीं परचेज हो जा रहा है, ये सब के ऊपर बात करेंगे। और एक होता है कि कंजम्पशन, मतलब कि कंजम्पशन ज्यादा तो नहीं हो गया, उसके लिए मैंने वो रेवेन्यू एनालिसिस वाला, डेटा लीकेज वाला सेशन करवाया था, ठीक है। तो अभी जैसे मयूर बोल रहे थे कि परचेज का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो आपने बोला जैसे कि पीओ से स्टार्ट होता है ना, मतलब। हम्म। तो अब आप ये जो पीओ से स्टार्ट होता है बोल रहे हो, अब आप सोचो पीओ कौन बनाता है, परचेज डिपार्टमेंट बनाता है ना, परचेज हम्म। डिपार्टमेंट बनाता है। सो परचेज डिपार्टमेंट अगर पीओ हम्म। बनाता है, तो परचेज डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमको ये मटेरियल खरीदना है, उसको कैसे पता चलेगा? नहीं सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले क्वांटिटी फिक्स करता है और फिर वो परचेस डिपार्टमेंट को बताता है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, सो मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि जो यूजर डिपार्टमेंट है वो एक बताएगा कि मुझे ये आइटम चाहिए, सपोजिटली कुछ भी आइटम चाहिए जो उसके प्रोडक्शन में लगेगा, है ना। वो आइटम आइटम चाहिए वो बोलेगा, और उस बेसिस में मतलब कि वो बताता है कि कितना वो आइटम चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं। सो पीओ से प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, पीओ से भी पहले आता है परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। तो पहला ये हो गया। हम्म। परचेज रिक्विजिशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला है कि वो आइटम का मटेरियल कोड क्रिएटेड हो सिस्टम में, ठीक है। अगर मटेरियल कोड ही नहीं क्रिएट है तो हम रिक्विजिशन में देंगे क्या, क्योंकि हम तो मुंह से नहीं बोल सकते, हमको तो सिस्टम में करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक मटेरियल कोड है, ये विंडो, अगर हमको ये आइटम खरीदना है तो ऑलरेडी चाहे तो इसका एग्जिस्टिंग मटेरियल कोड होना चाहिए, या फिर हमें क्रिएट करवाना है, तो पहला आ जाता है मटेरियल कोड क्रिएशन, ठीक है। तो पीआर से भी पहले मैं ये बोल सकता हूँ कि मटेरियल कोड क्रिएटेड होना चाहिए, उस एग्जिस्टिंग मटेरियल कोड। मास्टर डेटा। हाँ, मटेरियल कोड हो गया। अब पीआर हो गया। अब पीआर में ऐसा रिस्क हो सकता है क्या कि मतलब कि यूजर डिपार्टमेंट है, मैं हूं, जैसे कि मैं एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ काम करता हूँ, मुझे सपोजिटली सीमेंट चाहिए, तो मैं अननेसेसरीली बहुत ज्यादा क्वांटिटी का सीमेंट मंगा सकता हूँ जितना मेरे को चाहिए नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है। या फिर हाँ। मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरा किसी, मुझे पता है कि ये डिपार्टमेंट जो है ना, मतलब कि मेरा जो कंपनी है वो ऐसा एक मैन्युफैक्चर, ऐसा एक वेंडर से खरीदेगा, लास्ट में उसका कंपेरेटिव कंपेरेटिव होने के बाद ऐसा एक वेंडर से खरीदेगा जिस वेंडर जिसके साथ मेरा कोई रिलेशन है, मतलब मे बी उसको, उससे मेरे को किकबैक मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि हम्म। मतलब प्राइस वाइस तो ठीक है, मेरे को 10,000 मटेरियल चाहिए, लेकिन मैं बोल दिया कि नहीं 15,000 मटेरियल चाहिए, ऐसा हो सकता है, हाँ। ऐसा हो सकता है। हाँ। तो हाँ। हाँ, हम्म। ऐसा ऐसा अगर हो सकता है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि मेरे बॉस को भी थोड़ा अप्रूवल देना चाहिए कि मैं जो 10,000 लिख के दिया हूँ, 10,000 जो मैं लिख के दिया हूँ, उसको मेरे बॉस को अप्रूव करना चाहिए कि हाँ, 10,000 ये जो बोल रहा है, इसको ये सही है, इतना क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी खरीदना है ना। हम्म। हम्म। तो उसको सिस्टम में बोलते हैं पीआर रिलीज स्ट्रेटेजी, ठीक है। एसएपी में रिलीज का मतलब होता है अप्रूव। तो मतलब बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पीआर जब बना, तो पीआर तो बन गया, लेकिन वो बनना काफी नहीं है, कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक है। तो जो पीआर बनना है दैट हम्म। इज अ प्रोसेस।
बट वो प्रोसेस में अगर आप बोलते हो कि कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल है दैट कंट्रोल इज हेड इज अप्रूविंग, है ना, अप्रूव, अप्रूवल। हाँ हेड हम्म। इज अप्रूविंग। वो भी हेड भी वैल्यू टर्म्स में होता है, जरूरी नहीं हेड, अगर कोई अगर बहुत ज्यादा वो हेड का भी तो ये हो सकता है ना, इंटेंशन खराब हो सकता है ना। हम्म। सो अगर बहुत ज्यादा मटेरियल हम्म। अमाउंट हो रहा है तो उसके ऊपर का भी एक लेवल में जाना चाहिए, मे बी वो चीफ हो सकता है, ठीक है, चीफ हो सकता है, स्क्रीन दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, हम्म। एमडी हो सकता है, ठीक है ना, कंपनी का, तो हाँ उसमें सर, भी पूरा। जाना चाहिए। तो सर। तो पीआर हो गया, पीआर के बाद पीआर का रिलीज स्ट्रेटेजी हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम्म। पीआर का रिलीज स्ट्रेटेजी तो हमें क्या क्या देखना है, पहले एक मटेरियल का देखना है कि पीआर बनना है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद देखना है कि बन तो गया लेकिन हम्म। वो ठीक से अप्रूव हुआ कि नहीं, ठीक है, वो सिस्टम के थ्रू दिख सकता है, सिस्टम में हम्म। रिलीज स्ट्रेटेजीज डिफाइंड होते हैं। अब देखो हर कंपनीज धीरे धीरे, बहुत बहुत कंपनीज है मिड साइज कंपनीज, वो धीरे धीरे एसएपी आ रहा है, धीरे धीरे ईआरपी आ रहा है, तो ये सब रिलीज स्ट्रेटेजी में भी डिफाइंड नहीं हो कंपनी में, ऐसा हो सकता है जब आप ऑडिट करने जाओ तो ऐसा रिलीज स्ट्रेटेजी डिफाइंड नहीं होगा। तो लेकिन मेल के थ्रू तो ले ही सकते हैं कि मेल में सर अप्रूव कर दीजिए कि ये हो। तो अच्छा, ये जो रिलीज स्ट्रेटेजी जो अप्रूवल है, आपको कैसे पता चलेगा कि अप्रूवल है, मतलब ये जो अप्रूवल का कुछ मैट्रिक्स बना हुआ है जिसको सेट किया हुआ है, तो इसके लिए आपको क्लाइंट से मांगना पड़ता है डेलीगेशन ऑफ पावर, डीओपी, या फिर इसको चार्ट ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं, ठीक है, चार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये मांगना पड़ता है, ठीक है। सो चार्ट ऑफ अथॉरिटी हो गया और डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया, अब होता है, अब जाके तब जाके होता है कि पीआर रिलीज होता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ तक डाउट? नहीं सर। हाँ ठीक है। सो पीआर रिलीज हो गया। अब 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 परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज अब जाता है ये परचेज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट अब ऐसे ही पीओ नहीं बना देगा, है ना, उसको उसको हम्म। करना, उसको अगर सीमेंट खरीदना है सपोजिटली, तो उसका काम है कि आप आरएफक्यूज जनरेट करो, आरएफक्यूज, रेट फॉर कोटेशन। आपको वो सीमेंट बोला हम्म। 10,000, आप अब ऑर्डर्स 3-4 वेंडर्स को पकड़ो जो आपका रेगुलर हम्म। वेंडर्स है। वेंडर सिलेक्शन भी एक प्रोसेस होता है कंपनी में, उसका भी मतलब फाइनेंशियल वायबिलिटी देखा जाता है, स्ट्रेंथ देखा जाता है, कोई भी छोटे मोटे वेंडर्स को नहीं दे सकते, कंपनीज का साइज के हम्म। ऊपर ये है। आज मैं उससे 10,000 क्वांटिटी मांग रहा हूँ, कल को वो नहीं दे पाए तो ऐसा हो सकता है। तो वो सब का भी एक तो वेंडर ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता बड़े बड़े कंपनीज में, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, उसका 3 साल का फाइनेंशियल्स देखेंगे, रेशियोज निकालेंगे, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं बेसिकली, तब जाके वेंडर ये करते हैं। उसके बाद उस वेंडर को हम लोग आरएफक्यूज जनरेट करते हैं, रेट फॉर कोटेशंस, ठीक है। रेट फॉर कोटेशंस जैसे ही जनरेट करता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपको कब तक उसमें ये जरूर तो आरएफक्यूज वेरीफाई करना जब ऑडिट कर रहे हो, ये जरूर देखना कि हम्म। आरएफक्यूज में एक लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है क्या। अगर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन नहीं होगा तो पार्टी को कैसे पता चलेगा कि कब ये करना है, मतलब कब तक माल देना है, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये सब चीज दिया हुआ है कि नहीं। तो 3-4 वेंडर्स को दिए, तो आरएफक्यू जैसे सबमिट हो जाता है उसके बाद पार्टी से कोटेशंस आना शुरू होता है, कोटेशंस आना शुरू होता है, और तब बन जाता है, कोटेशंस आता है, कोटेशंस को हम लोग एक एक्सेल में अच्छे से प्लॉट करते हैं, कि जैसे कि मेरे पास एक सैंपल है, कोटेशंस आता है मेल्स के थ्रू आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें इसमें एक तो इम्पोर्टेंट कंट्रोल क्या हो सकता है बताओ ना, कोटेशंस आ रहा है, कोटेशंस के बाद सपोजिटली मैं कंपेरेटिव दिखा दिखा देता हूँ, कंपेरेटिव, अच्छा बंद कर दिया। हाँ, सो क्या क्या कंट्रोल हो सकता है, एक मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रोल, ये देखो ऐसा कंपेरेटिव रहता है, यहाँ पर एक पीआर नंबर रहेगा, ठीक है, वेंडर्स का नाम को ये करके वो लोग प्राइस कंपेयर, ये आइटम्स खरीदना है मेरे को, विंडो खरीदना और ये खरीदना है, इसका लास्ट परचेज प्राइस क्या था, पार्टी ने इनिशियली कितना ऑफर हुआ, फिर फाइनल ऑफर कितना दिया पार्टी ने। बहुत बार क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम में वो खाली एक प्राइस कोट करता है, उसके बाद वेंडर्स के साथ थोड़ा नेगोशिएशन होता है, और उसके बाद वो फाइनल ऑफर करता है, तो ऐसा कुछ कंपेरेटिव बनता है, ठीक है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आरएफक्यू कंपनी ने वेंडर परचेज डिपार्टमेंट ने फ्लोट करा दिया, कंपेरेटिव बना दिया, इसके बीच में एक ऐसा मेरे को कंट्रोल आप लोग बताओ कि जो कि नेसेसरी है, हम्म। कंट्रोल्स बताओ, क्योंकि मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल्स आपको बताना है, आपके दिमाग में वो कंट्रोल्स आना चाहिए। किधर से किधर तक का कंट्रोल बताने का है?